वाह, क्या आईपीओ है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की मैनेजमेंट मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनकी तमाम डिटेल्स को लेकर। श्री चेतन एन थड़ेश्वर सर मौजूद हैं, जो ये कंपनी के सीएमडी हैं, और विराज सी थड़ेश्वर सर मौजूद हैं, जो ये कंपनी के डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। आप दोनों को ही पहले तो सर नमस्कार, और आप दोनों को ही स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आप दोनों से बातचीत करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी उन दर्शकों के लिए जो कि इस कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। दरअसल इस कंपनी का आईपीओ का आज दूसरा दिन है, और जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन का नंबर है वो ऑलरेडी बढ़िया देख ही रहे हैं। पहले दिन ये 2 गुना बढ़ चुका था। करीब 155 से 165 रुपए का प्राइस बैंड है, और 401 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, जिसमें पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 401 करोड़ रुपए, कोई भी हिस्सा ओएफएस नहीं है। 17 सितंबर के आसपास की लिस्टिंग होगी, और ज्यादातर सभी ब्रोकर्स, चाहे एड्रॉइट हो, आनंद राठी हो, बीपी इक्विटीज हो, केनरा बैंक सिक्योरिटीज हो, एसबीआई कैप हो, एसएमआईएफएस हो, सबकी तरफ से यहाँ पर अप्लाई करके चलने की राय आ रही है, खासतौर से श्रृंगार को लेकर भी। अब बातचीत करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट से। तो चेतन सर, सबसे पहले तो आपसे ही एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि यू नो बहुत साल से हम मार्केट में हैं, मतलब डिकेड्स हो गए मुझे, और डिकेड्स में हमेशा मैंने ज्वेलरी कंपनियों के आईपीओ देखे हैं, लेकिन इस तरह के मॉडल की कंपनी का आईपीओ मैं पहली बार आता हूँ देख रहा हूँ, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करती है, और वो सारे कस्टमर्स को डील करती है। सो पहले तो ये हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज है, तो जब आपने काम काज शुरू किया होगा तब आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा, एक सवाल। और उस समय पर आपने श्रृंगार नाम क्यों आइडेंटिफाई किया, जिसके बाद आपने श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र रखा, ऐसा क्यों? सर, नाम तो 1963 में जब मुंबई में मेरे फादर ने बिजनेस चालू किया था ज्वेलरी का, और तब से श्रृंगार नाम ही था। और मैं मेरे फादर को ज्वाइन किया था 1982 में, और मेरे आने के बाद 2 साल ज्वेलरी कंप्लीट सीखने के बाद मैंने 84 से ये मंगलसूत्र का चालू किया, डिजाइनिंग करना और मैन्युफैक्चरिंग करना। अब होते होते 40 साल से भी ज्यादा हो गया, मेरी एक एक्सपर्टीज हो गई। 24 स्टेट के अंदर सप्लाई करते, 4 यूनियन टेरिटरी, और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, लाइक तनिष्क या मलावर जैसे लोग, ऐसे जितने भी जो स्टोर्स हैं जो ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक्चुअली चला रहे हैं, वो सारे लोग हमसे इसीलिए जुड़े हैं कि श्रृंगार में मंगलसूत्र की कुछ खास बात है। और इसी वजह से हमारा नाम भी मेरे कंपनी में नाम में डाल दिया कि श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो चेतन सर, एक चीज और, कंपनी ने पिछले 3 साल में करीब करीब 23% की सीएजीआर के साथ रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, और साइमल्टेनियसली करीब करीब 62% की ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिटेबिलिटी में। ये जो इतना बढ़िया डाइवर्जेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ना, मार्जिन का इंप्रूवमेंट, ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग? क्या ये क्लाइंट का नया एडिशन है, नए मंगलसूत्र की डिमांड आ रही है, या डिजाइनिंग में कुछ चेंज आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? सर, ऐसा हर बिजनेसमैन जो करता है, हमारे यहाँ 15 प्रकार के मंगलसूत्र, 15 कलेक्शंस है, और उस एक कलेक्शन के अंदर सैकड़ों हजारों डिजाइन हैं। वो सारी जो चीजें हैं हमारे बेस्ट से बेस्ट डिजाइनर बनाते हैं। तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि कोई एक नई कैटेगरी हम चालू करें, ऐसी कैटेगरी चालू करें कि उसके अंदर हमारी कंपनी की रेवेन्यू बढ़े, हमारा प्रॉफिट मार्जिन और उसका जो मूवमेंट है वो चले। तो जो बिजनेस तो बढ़ता ही जा रहा है, उसके साथ ही प्रॉफिट बढ़ते हैं। बट लेकिन हम जब नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो 1.5 साल के लिए हम उसको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, क्योंकि वो नई डिजाइन बनी है। तो इसके माध्यम से एक प्रॉफिट बढ़ता है। फिर मोटा मोटी हमारा 3 टन का अप्रोक्सीमेटली मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें से 1300 किलो 1.3 टन हमारा जॉपर है, और 1430 करोड़ का हमारा 1700 किलो का हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओन है। अब इसको मिलाते हुए जो 1700 किलो हम बेचते हैं, उसके अंदर हमको कहीं ना कहीं गोल्ड में भी इजाफा मिलता है, तो गोल्ड का रेट का भी उसके अंदर अपने को बेनिफिट होता है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर दोनों फायदे हैं। गोल्ड से आप गोल्ड कमा सकते हो, और गोल्ड की प्राइस भी बढ़ते रहती है। तो विराज सर, जो मैं देख रहा है कंपनी के पास जो क्लाइंटेल है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, ना केवल आज का बल्कि पिछले काफी समय से वो आपके साथ कैरी कर रहे हैं, जो B2C बिजनेस में है। साइमल्टेनियसली आप लोग ने इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी एक्सपैंड किया है,
जो मैंने कहीं पढ़ा था, जिसके अंदर जो प्रोमिनेंट कंपनियां, प्रोमिनेंट एरियाज में यूके है, न्यूजीलैंड है, यूएई है, यूएसए है, रिपब्लिक ऑफ फिजी है। तो क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो, वेटरन हो, चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हो, आप ही मुझे समझाओ कि सर ये इंटरनेशनल मार्केट्स में, फिजी जैसे बाजार में, क्या मंगलसूत्र की इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड रहती है? सर इसमें मैं कहना चाहूंगा सर, एक खूबसूरत बात जो अपने अपने देश की है सर, कि हम इंडियंस इतने वाइड स्प्रेड, कोई भी देश हो आपको इंडियंस वहां मिलेंगे। और जहाँ पे एक पॉपुलेशन अच्छी खासी इंडियंस की बनती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे ज्वेलरी की दुकान या अपने इंडियन कल्चर को रिलेटेड चीजें भी मिलती है। तो सर फिजी भी एक कंट्री है जहाँ पे इंडियंस की भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। और वहां पे भी मंगलसूत्र के, मैं तो बोलूंगा एक स्टोर नहीं, अनेक स्टोर्स है ज्वेलरी के, जो इंडियन ज्वेलरी पे ही फोकस करते हैं। और ओके। सेम यूके तो आपको पता ही है। तो जो विराट सर, क्योंकि जितने भी बड़े नाम हैं, जॉय लुकास, पीएन गाडगिल, कला मंदिर, रिलायंस रिटेल, जीआरटी, टाइटन, ऑल हुज हु आपके ऑलरेडी कस्टमर हैं, और ग्लोबल मार्केट में भी आप उनके साथ केटर कर रहे हो। सो क्या जब ये कंपनियां ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड करती हैं, तो वो पार्ट भी आप ही को ही आता है? डेफिनेटली सर, मैं कहना चाहूंगा जितने भी नाम आपने लिए जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो हमारे, हम उनके सिर्फ वेंडर ही नहीं, हम उनके प्रेफर्ड वेंडर हैं, वेंडर पार्टनर हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम उनके लिए सिर्फ मंगलसूत्र बनाना, सिर्फ एक ही सेगमेंट नहीं है, उनके लिए हम मंगलसूत्र क्रिएशन से लेके उनकी टेस्ट, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएशन भी होती है। और अगर समझो आज उनका कोई, अगर किसी एक चेन स्टोर का शोरूम आ रहा है, सपोजिंग फॉरेन में या सिंगापुर में या यूके में, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में वहां की ऑडियंस को क्या टेस्ट चलता है, उसमें भी हम उनको सलाह देते हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं, और उसके बेसिस पे हम डेवलपमेंट तक करते हैं। तो हमारा रिश्ता सिर्फ एक सप्लाई का नहीं है, हम एक इंटीग्रेटेड वे से बिजनेस करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जहां उनकी नीड को समझ के उसके हिसाब से क्रिएशन होती है, और तभी ये मार्केट ग्रो हो रही है। चेतन सर, एक चीज मैं देख रहा था, ये कंपनी, क्योंकि जो बिजनेस में आप हो, यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक इनोवेशन या बार बार चेंज होना डिजाइन का, एक पार्ट ये, और दूसरा बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है ये इंडस्ट्री, क्योंकि आप लोग लेबर में भी काफी डील करते हो, और गोल्ड के प्राइसेस भी बहुत वॉलेटाइल रहने लग गए आजकल। सो ये चीज पर आप कैसे वर्कआउट कर रहे हो? आपने डिजाइनिंग की बात की, तो आज मैं खुद इस मंगलसूत्र का 40 साल से जो मेरा अनुभव है, तो वो मेरा अनुभव, एक आइडियोलॉजी मंगलसूत्र की क्या होती है, ये प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, और ये प्रोडक्ट अगर डिजाइन हुआ है तो कितने वेट में भी होना चाहिए, और ये कौन सी मार्केट में चलेगा, हमें स्टेट टू स्टेट मार्केट हमें समझ में आती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि डिजाइनिंग का सब्जेक्ट, तो सर यही हमारी मास्टरी है। हम लोगों को मिला के, अगर हम हमारी फैक्ट्रियों में 22 से ज्यादा डिजाइनर्स हैं, जो इसको इतना बखूबी बनाते हैं कि इतनी एक्सपर्टीज हमारी हो गई है कि उसको कॉपी करने के लिए भी लोगों को 1.5 साल हो जाता है, तब तक तो हम नए प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। ओके। और जो वर्किंग कैपिटल का मेरा एक सवाल था कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अभी किस तरह की है वहां पर, और गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 60-70% के आसपास की, उसको आप कहाँ लेके जा रहे हो? सर 70% कैपेसिटी से तो हम चल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, कम से कम कारीगरों में भी हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं आज की तारीख के अंदर। तो आईपीओ से हमें तो रॉ मटेरियल हमारी वर्कशॉप में चाहिए, डेफिनेटली वर्कशॉप आने वाले दिनों में हमें इससे भी बड़ा करना पड़ेगा, इवन 3 to 4 टाइम्स जो हम पाइपलाइन के अंदर है। और दूसरी जो हमारी वर्किंग कैपिटल की जो चीजें हैं जो लगेगी, वो हमें लगेगी तो रॉ मटेरियल के साथ में इन्वेंट्री, क्योंकि हमारे पास कॉर्पोरेट पूरे इंडिया में 35 ही है, जो आप बड़े नाम आप जानते हो। बाकी हम 1200 कस्टमर से डील करते हैं, जो स्टैंड अलोन स्टोर्स हैं एंटायर इंडिया के अंदर। तो हर सिटी के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक अलग चीजें बिकती है, और सबकी हमें एक इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, और उस इन्वेंट्री के माध्यम से हम सप्लाई करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं B2B बिजनेस के अंदर हूँ, तो सप्लाई करने के बाद में कुछ क्रेडिट डेज पीरियड भी हमें देने होते हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमें सोच के हमने आईपीओ में आना मुनासिब समझा। तो चेतन सर, सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपकी महाराष्ट्र यूनिट से ही होती है एक, और दूसरा क्या उसी से आप पूरे वर्ल्ड को कैटर करते हो? बिल्कुल सर, इसका वजह यही है कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको कहते हैं कारीगरी। मंगलसूत्र एक ऐसा चीज है कि वो सिर्फ मशीन से नहीं बनता,
50% मशीन से बनता है तो 50% उसके अंदर हाथ की कारीगरी होती है। अगर अगर हम किसी और स्टेट में भी कोई हमारे यूनिट करते हैं तो हम उतना डिजाइनिंग फोकस वहां पर शायद नहीं कर पाएंगे। तो इट्स अ वैल्यूएबल थिंग जो हमारे सामने रहे और जो उसके अंदर चीजें बने वो एक्यूरेट बने, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल इसके अंदर सबसे अहम भूमिका रखता है। ना कि सिर्फ प्योरिटी बट क्राफ्टमैनशिप की भी क्वालिटी उस लेवल की चाहिए, नहीं तो ये जो ऑर्गेनाइज वर्ल्ड के अंदर खड़ा नहीं रहा जा सकता। विराट सर, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई सीजनैलिटी का इफेक्ट आता है, क्योंकि इंडिया में शादी का सीजन सेकंड हाफ होता है आमतौर पे जो हम जानते हैं, तो क्या ये सीजनैलिटी का इफेक्ट आता है एक हिस्सा, और क्या जो आपने ओवरसीज मार्केट में कामकाज किया है, क्या ये हेज है कि अगर इंडिया में डिमांड थोड़ी स्लगिश हो किसी एक सीजन में तो आप उसको ओवरसीज मार्केट से कवर कर लो? सर मैं ऐसा कहना चाहूंगा सर कि गोल्ड, मैं सिर्फ मंगलसूत्र नहीं, एंटायर गोल्ड इंडस्ट्री ये सीजन बेसिस पे फंक्शन करती है। और जैसे अभी सीजन, जैसे वेडिंग सीजन हो गई, या जैसे अभी जो करंट फेज से हम जा रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सीजन माना जाता है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। तो जैसे हम हमारी यूटिलाइजेशन की बात करें तो सर जैसे जैसे महीने होते हैं, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या मार्च के भी, तो उस समय ऐसे टाइम होते हैं जब हमारी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन 90% अब चली जाती है। तो डेफिनेटली सीजन है, पर अप्स एंड डाउन रहते हैं। पर श्रृंगार जो कि सर, ऐसा अगर मेरी टोटल रेवेन्यू आप देखो सर, 98% रेवेन्यू हमारी डोमेस्टिक मार्केट से आती है। तो इंडिया ही इतनी डाइवर्स मार्केट है सर कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट सर, मैं तो कहूंगा सर डिमांड फ्लक्चुएट होती है, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम स्लैक चल रहा हो कभी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री का, क्योंकि पैन इंडिया प्रोडक्ट। हाँ सर, मैं इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात कहूंगा आपको। ब्राइडल की मार्केट 50% है, 6 लाख करोड़ का मार्केट है इंडिया में, और मंगलसूत्र उसमें केवल आज की तारीख के अंदर 17,000 करोड़ की मार्केट है, जो आने वाले 6 साल के अंदर 32,000 करोड़ तक पहुंचेगी, ये रिसर्च कहता है। सारी ज्वेलरी में ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डे टू डे यूज में होता है। डे टू डे में जैसे मंगलसूत्र हो गया या चेन्स हो गया, आप रिंग्स वगैरह, बड़े नेकलेसेस वगैरह आप शायद डेली नहीं पहन सकते हैं, लोग शादियों में या इवेंट्स में पहनते हैं। तो जो चीजें डेली वेयर में होती है ना, वो चीज का वापस उसका वेयर एंड टेयर होता है, उसके अंदर डिजाइन नहीं जल्दी से लेनी होती है। तो ये सारी चीजों में बदलाव जल्दी से आता है और लोग उसको बार बार नया नया खरीदते हैं। नहीं तो चेतन सर, जब आपने शुरू किया था और आज 17,800 करोड़ की मार्केट आप खुद बता रहे हो, 32,000 करोड़ पहुंच जाएगी अगले 5 साल में, आपने देखा था उस समय, क्योंकि उस समय की बात और आज में जमीन आसमान का ट्रांसफॉर्मेशन है, सो ये जर्नी कैसा रहा आपका? सर जब मैं 17 साल का था तब मैंने मंगलसूत्र हाथ से बनाना शुरू किया। आज 60 साल का हो गया हूँ मैं। 40 साल से ज्यादा की जो मेरी सफर रही है, तभी तो किसने देखा था? मुझे तो लगा था कि मुंबई के बाहर कोई मार्केट ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे लॉजिस्टिक्स भी इतने पावरफुल नहीं थे कि मैं एंटायर इंडिया को भी मैं कवर कर पाऊंगा। तो बहुत छोटी सी शुरुआत थी और आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी हो गई और ऐसा नाम हो गया इसके अंदर, क्योंकि सारे चेन स्टोर हमसे जुड़ गए। और मैं बहुत श्योर हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर कोई नया नाम भी, अगर कोई कॉर्पोरेट जुड़ते हैं, ऑर्गेनाइज कंपनी जुड़ती है, तो मंगलसूत्र के लिए श्रृंगार से बेहतर नाम उनको शायद नहीं मिलेगा। चलिए चेतन सर, समय का अभाव है, वरना आपसे और बात करते, बहुत बढ़िया लग रहा था आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। विराट सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया नंबर्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के हम ऑलरेडी देख रहे हैं, उम्मीद है अच्छी लिस्टिंग भी होगी, और जैसा आप लोग पैसा बनाते आए हो, आगे पैसा बनाते रहोगे रिटेल निवेशकों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। अब लौटते हैं जरा वापस रचित सर के पास, वो हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे जरा पूछा जाए कि आईपीओ मार्केट को लेकर उन्होंने क्या अब तक एनालिसिस किया है। रचित सर, आप सुन ही रहे थे श्रृंगार की मैनेजमेंट को, कोई आईपीओ पे टेक आप रखना चाहोगे? सर देखिए, ये यूजुअली क्या होता है ना, मतलब आज मैं सुबह जब तैयार हो रहा था तो मेरे दिमाग में था 3 आईपीओ हैं, और सुमित सर कोई ना कोई आईपीओ के मैनेजमेंट से जरूर मेरे को एक ऐसा पूरा का पूरा ओवरव्यू दिला पाएंगे। और सिर्फ अभी जब आप बात कर रहे थे ना, मैं इसी आईपीओ को लेके थोड़ा सा एप्रिहेंसिव था, बट बात हुई कुछ कुछ डिटेल्स जो आपने शेयर करी, जिस तरीके से आपने डिस्कशन किया,
मैं समझता हूँ सर डेफिनेटली आपको इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। और मैं समझता हूँ 15 to 18% का एक अपसाइड आपको लिस्टिंग पे देखने को मिल सकता है। दो आजकल आईपीओ पे सर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि मार्केट्स अगर कभी बहुत ही ज्यादा जिलेटरी होते हैं तो वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आ जाता है। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं समझता हूँ आपको 15 से 18% अपसाइड तो लिस्टिंग गेन पे भी मिल जाएगा। और एक अच्छा यूनिक बिजनेस है जो जिस तरीके से पूरा का पूरा अभी अनमाइंड हुआ। और मैं समझ रहा हूँ इफ आई कैन अंडरस्टैंड करेक्टली सेकेंड जनरेशन अभी आ रही है बिजनेस के, थर्ड जनरेशन बिजनेस के अंदर आ रही है। मैं समझता हूँ आप एक बार लिस्टिंग गेन्स के लिए भी और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसमें एक बार फंड पुट इन कर सकते हैं।